बारे में हमने बात कर ली थी कि यूपीएससी और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन, ये 2 बॉडीज़ की हमने बात कर ली थी। और हमें क्या समझना होता है उसका एक मैंने आपको बता दिया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करते हैं, तो हमें क्या चीज़ को ध्यान रखना होता है, आर्टिकल ध्यान रखना होता है, फंक्शन ध्यान रखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना होता है, कि मतलब क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या है, बस यही सारी चीज़ों सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अब आगे हम पढ़ेंगे, उनमें हमें यही देखना है, ठीक है? आसान सी चीज़ है, कोई बहुत टफ नहीं है। बस हमें फंक्शन अच्छा उनका रिमूवल कैसे होगा, इम्पीचमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसे हो जाएगा, तो ये थोड़ा-सा क्या नाम है करना होता है। जैसे कि पहली चीज़ देखोगे आर्टिकल क्या है, चेयरमैन कौन होता है, मल्टी मल्टी मेंबर सोसाइटी है या एक सिंगल जो चेयरमैन है वही काम चला रहा है। उसके अलावा ये देखना होता है कि उसका रिमूवल कैसे होगा, सैलरी क्या कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है या नहीं है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, ये बताइए कि जो सैलरीज़ होती हैं इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, क्या वो कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड है? चार्ज्ड है क्या? इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन की जो सैलरीज पेंशन वगैरह हैं वो क्या कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड है? बोलिए। ये बात नोट करिएगा, एक्सेप्शन है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है ना? जितने भी यूपीएससी का जो है वो चार्ज है, यूपीएससी के चेयरमैन की सैलरी उसकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो चार्ज हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसके एक्सपेंसेस या उसके चेयरमैन वगैरह की सैलरी जो यानी इलेक्शन कमीशनर की सैलरी ये चार्ज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। तो ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज होना चाहिए लेकिन है नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ एक्सेप्शन से होता है और आपको लगता है हाँ होना ही चाहिए क्योंकि सबका तो चार्ज है ना? यूपीएससी के चेयरमैन का चार्ज, ठीक है? तो ये इलेक्शन कमीशन का चार्ज नहीं है, ठीक है? ओके? इनकी सैलरी आती है कंसल्टेंट फंड मीडिया से भी ही, लेकिन चार्ज नहीं होती है। चार्ज होने का मतलब ये होता है कि दिस इज नॉट, यानी पार्लियामेंट उस पर वोटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, गाड़ी, क्योंकि इलेक्शन देखो, इलेक्शन अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते रहते हैं। अब वो इलेक्शन में कहाँ पे कराना है, कैसे कराना है, उसके एक्सपेंसेस कोई फिक्स नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारा चीज होती है ना, कि इलेक्शन कमीशन का, तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको चार्ज में नहीं रखा है, ना ही पार्लियामेंट ने इसको चार्ज में डाला है। ये जो है आपका नॉर्मली तो जो भी पैसा निकलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से ही आता है, लेकिन एक होता है चार्ज, एक चीज आप जैसे आपने पढ़ाई है, एक होता है चार्ज जो कि कंपलसरी होता है, देना ही देना है, उसको पार्लियामेंट डिस्कस करेगा लेकिन वोटिंग नहीं कर, वहाँ पे वोट करके उसको हटाया नहीं, कम नहीं किया या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है चार्ज है, जो नहीं है, तो इसका मतलब इस पे वोटिंग हो सकती है, गेटिंग? इलेक्शन एक्सपेंसेस वगैरह पे, गेटिंग? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वगैरह की वजह से उसको रख रखा है कि चार्ज नहीं। और यूपीएससी के चेयरमैन की सैलरी वगैरह, इनके एक्सपेंसेस, पेंशन वगैरह चार्ज है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, थोड़ी बारीकियां हैं, इसीलिए तो पढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे तो जनरली सबको पता है कि आर्टिकल पढ़ लूंगा, रट लूंगा, फंक्शन पढ़ लूंगा और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लूंगा, पढ़ाने की टीचर की जरूरत क्या है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है कि बारीकियों को समझने के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी का तो हमने देख लिया था, एसपीएससी का भी सेम वही फॉर्मेट है, उसी तरीके से है, बस यही है कि 62 ईयर्स यहाँ पे है, पहले 60 ईयर्स था, फिर 62 कर दिया, वहाँ पे 65 ईयर्स है। बाकी सेम वही है, स्टेट का जनरली वही प्रोस्पेक्टिव है, उसी तरह से एक चेयरमैन होता है, बाकी 9 से 11 मेंबर्स हो सकते हैं वहाँ पे भी। और उसके अलावा जो है वो टाइम टू वो वेरी करता है, और उसके अलावा जो है 5-6 भी होते हैं किसी में। और उन लोगों का जो होता है मैनी मेंबर जो होता है चेयरमैन बन सकता है, और चेयरमैन जो है वो मेंबर या तो यूपीएससी का बन सकता है, स्टेट का यही है, या तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, या तो यूपीएससी का मेंबर या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। उसके अलावा जो है वहाँ उनको कोई मतलब और एम्प्लॉयमेंट में उनको नहीं दिया जाएगा, तो वो सारी थोड़ी सी हमें बारीकियां समझनी है, बाकी सेम बातें वही हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं एक बार हमारी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हमने देखी हैं और कौन सी हैं। अपनी बुक भी खोल लीजिए, आप फटाफट देखते हैं, ज़रूरी है। तो जिस तरह से स्टेट के अंदर आप देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, तो जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन वो पंचायती राज इलेक्शन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको उससे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे कि आप देखते हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब एमपी और एमएलए के इलेक्शन करवाता है,
वहाँ पे आप देखने ने देखा यूपीएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल इंडिया सर्विसेज को रिक्रूट करता है। लेकिन ये जो स्टेट है ना, अगर आप इसको इलेक्शन कमीशन से कंपेयर स्टेट इलेक्शन कमीशन से मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि ये स्टेट वाला ना अपर ग्रेड की भी सर्विसेज को रिक्रूट करवाता है। जैसे कि पीसीएस के जो बड़े एग्जाम्स हैं उनको भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, इसको यूपीएससी नहीं करवाता है, ठीक है? जबकि वहाँ पे वो एमएलए का इलेक्शन कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन करा रहा है। तो आप इसको थोड़ा-सा ऐसे मतलब इस बारीकी को समझिएगा। तो यहाँ पे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जितने भी पीसीएस यानी एसडीएम रैंक, डीएसपी रैंक ये सब जितनी भी रैंक होती है, इनके जो एग्ज़ाम होते हैं यानी बी ग्रेड के ए ग्रेड, बी ग्रेड स्टेट में और सी ग्रेड, डी ग्रेड के भी एग्ज़ाम लोअर पीसीएस वगैरह भी करवाती है, ठीक है ना? लेकिन ज़्यादातर जो है एसएससी जो होती है वो सी और डी ग्रेड में जो है एसएससी वगैरह के थ्रू चला जाता है स्टेट का जो होता है। लेकिन मेन जो ए और बी ग्रेड, सी ग्रेड तक के भी एग्ज़ाम जो है ये करवाती है, ठीक है? मतलब लोअर वगैरह में। तो इस तरह से यूपीएससी इसकी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और इम्पोर्टेंट जॉब्स को रिक्रूटमेंट करवाती है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को मिला हुआ है आर्टिकल 315 के तहत। कंपोज़िशन वगैरह की अगर हम बात करें और वो चीज़ करें तो भई देखिए इसमें भी एक चेयरमैन होगा, ठीक है ना? और इसमें भी कोई ऐसे क्वालिफ़िकेशन एज़ सच मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि मतलब क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, लेकिन बस ये है कि एक चेयरमैन होगा और अदर मेंबर्स होंगे जो कि गवर्नर अपॉइंट करेगा स्टेट का, ये बात एक तो कही थी कि ये। दूसरी कोई क्वालिफ़िकेशन मैंने बताया जैसे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, ये सब कुछ नहीं है। बस ये बोला गया है कि 1 हाफ ऑफ द मेंबर जो होंगे, ठीक है, वो कमीशन में उनको कम से कम वही 10 साल वाला जो क्राइटेरिया है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे बंदों को डाला जाएगा। तो ये बात बस इतना आप याद रखें। बाकी मतलब कोई प्रोफ़ेसर वगैरह है तो वो सब भी इसके मेंबर वगैरह चेयरमैन हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आईएएस ऑफ़िसर ही होगा। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं मनोज सोनी है ही हैं, अभी एकेडमिशियन है यूपीएससी के ही हैं ना, तो इस तरह से। आईएएस ऑफ़िसर भी चेयरमैन होता है यहाँ। आईएएस ऑफ़िसर ज़्यादातर इसमें भी चेयरमैन होता है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ कमीशन हेल्ड इसमें जो है 6 इयर्स तक यहाँ भी टर्म होता है और या तो जब तक 62 इयर्स के ना हो जाए। कितने साल के ना हो जाए? 62 इयर्स के। ये याद रखिएगा यूपीएससी के अंदर 65 इयर्स है, यहाँ पे 62 इयर्स है। पहले यहाँ पे 60 इयर्स ही था, ठीक है ना? उससे पहले भी वो गवर्नर को रिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि रिज़ाइन वो गवर्नर को करेंगे। ठीक है, गवर्नर कैन अपॉइंट वन मेंबर ऑफ एसपीएससी एज अ एक्टिंग चेयरमैन, वो चेयरमैन भी बना सकता है, मैंने बताया था वो सारा सिचुएशन वही है सारी, बस गवर्नर यहाँ पे करेगा। और इसमें लेकिन रिमूवल जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चेयरमैन ऑफ अ पर्सन और एसपीएससी अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द गवर्नर, बट रिमूव अगर करना है तो प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है ना, गवर्नर नहीं करेगा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि मतलब इसमें आदमी सोचता है कि यार अगर गवर्नर ने अपॉइंट किया है तो गवर्नर ही रिमूवल करेगा, लेकिन नहीं, रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा। ओके, बात वही है। फिर बाकी रिमूवल कैसे होगा, वो सेम मैनर है जैसे कि चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी के होते हैं, उसी तरह से रिमूवल होगा वही। मतलब जैसे कि जो होते हैं ना, क्या नाम है आपका, सुप्रीम कोर्ट की वो इंक्वायरी कमेटी बनेगी, फिर वो रिकमेंडेशन देगी। रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट अगर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसको हटाने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का है, तो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर मान लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये वही बात है, मिसबिहेवियर वगैरह वाली बात वही है सेम, कि किसी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। बाकी जिस तरह से यूपीएससी करवाता है सारा, तो उसी तरह से ये भी है। इसका भी जो है स्टेट के मतलब ये जो इसका वो है ना चेयरमैन वगैरह और ये सब जो है इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, आपको पता ही है। उसके अलावा इनकी सर्विस कंडीशन को भी ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, गवर्नर जो डिमांड करेगा लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट के बाद। इसी तरीके से इनकी जो सैलरीज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होती है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर जो है सैलरी चार्ज है, दिख रहा है ना। अच्छा, यही चीज़ आपने मैं जो बता रहा हूँ आपको इस यूपीएससी के अंदर भी चार्ज थी, और क्या आपको कहीं पे भी इलेक्शन वाले में कहीं दिखा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है उनकी सैलरी, कहीं लिखा हुआ है देख लो। नहीं तो अगर अगर होता है तो साफ-साफ लिख देते हैं। आप इलेक्शन कमीशन वाले में कहीं भी नहीं पाओगे कि वो चार्ज्ड है, ठीक है ना? ओके। यहाँ पे ये भी है कि द मेंबर मेंबर ऑफ एसपीएससी, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ना, तो ये ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने बता दिया आपको। एसपीएससी का जो मेंबर हैं अगर वो जो है सिर्फ चेयरमैन हो सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन सकते हैं, यूपीएससी के मेंबर, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात ये इनको फर्दर ये है, द चेयरमैन जो है एसपीएससी का, जब वो हट जाएगा तो वो एलिजिबल नहीं है किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में, सिवाय वो चेयरमैन या मेंबर हो सकता है यूपीएससी का। यानी यूपीएससी के अलावा
ठीक है? वो कहीं कहीं का भी मतलब या तो मेंबर हो जाएगा या तो चेयरमैन हो जाएगा, बस यही 2 चीज़ें उसके पास एक जॉब रह जाती है। उसके अलावा वो कहीं पे भी मेंबर या चेयरमैन नहीं रह सकता है, ये बात ध्यान रखें। और जो मेंबर्स होते हैं वो या तो चेयरमैन बन जाएँगे किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, या तो फिर वो मेंबर हो सकते हैं यूपीएससी के, बस, और कोई इसके अलावा कोई पोस्ट वो होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये एक वो है फंक्शन, बाकी इनका फंक्शन वही रिक्रूटमेंट वगैरह सर्विसेज का करना है सारा। फंक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट करना है। स्टेट के अंदर जितने भी सिविल सर्विसेज वगैरह, सिविल पोस्ट वगैरह होती है, उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें करना, उनका सेंसरशिप वगैरह, वो डिसमिसल जो यूपीएससी वाला था वही सारी बातें हैं, बस स्टेट के अंदर ये फंक्शन करेंगे। ठीक है? उनके लिमिटेशंस ये हैं कि जो है कंसिडरेशन वगैरह वही रिजर्वेशन वगैरह, ये लोग रिजर्वेशन वगैरह का ये भी सजेशन नहीं दे सकते, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना रिजर्वेशन इनको देना पड़ेगा। ये सारा है। बाकी विजिलेंस, जब से स्टेट विजिलेंस कमीशन आया है तब से इनका भी मतलब डिसिप्लिनरी मैटर्स में कम रोल रह गया, नहीं तो पहले इनका भी डिसिप्लिनरी मैटर में बहुत रोल था। अभी विजिलेंस कमीशन देखता है उसको। अभी आप लोग विजिलेंस को आगे पढ़ोगे। जॉइंट स्टेट पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन भी होता है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आपस में जॉइन करके मतलब बना सकते हैं, और उसके अलावा मतलब जॉइंटली वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, और इसमें एक्सपर्ट वो एडवाइस भी ले सकते हैं यूपीएससी से, तो ये सारी भी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखो, ये एज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। आपको पता है कि 1926 के अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना गया था, रिक्रूटमेंट करनी है सिविल सर्विसेज के लिए। 1926 इसलिए इसका ओरिजिन माना जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये बात उसने की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट हो गया था वो 1926 वाला ही इस्टेब्लिशमेंट था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कब बनाए, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेटअप कब हुआ यूपीएससी का, तो उसमें आपको जो डेट मिलेगी वो 1926 मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? ये मिलेगा और आपको डेट मिलेगी 1926। अगर आप यूपीएससी विकिपीडिया पे आप डालोगे तो भी आपको वही मिलेगा। क्या नाम है, 1926 जो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखा होगा, ठीक है, वो क्या लिखा रहेगा यूपीएससी का 926, ठीक है ना? तो ये एक तो ये बात वही, तो आर्टिकल वही सारे 315 वंद्रह वाले ही हैं। और यहाँ मैंने ये आपको बताया कि ये वाला पहले जो एज थी ये 60 ईयर्स थी, और ये 141 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसको रेज करके 62 ईयर्स कर दिया गया था। इस बात को भी आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया रेदा? रेदा, बात क्लियर है? नदीम, क्लियर है? अब आइए फाइनेंस कमीशन देखिए। फाइनेंस कमीशन में आर्टिकल वही सेम चीज़, आर्टिकल याद करना है, आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है? फाइनेंस कमीशन जो है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है? और इसमें प्रेसिडेंट जो है इसको हर एवरी 5th ईयर, हर 5th ईयर में इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है? बनाता है, और फिर ये इसकी रिकमेंडेशन 5 साल की मानी जाती है। फाइनेंस कमीशन जो होता है उसमें एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है ना? अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, इसको करेगा, और वो जो है होल्ड करेंगे ऑफिस जितने पीरियड के लिए जब तक प्रेसिडेंट उनको ऑर्डर देगा, मतलब उनका, और रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना? फाइनेंस कमीशन में, फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन इन द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना नहीं कहा, उसने पार्लियामेंट को दिया है कि वो डिसाइड करे कि क्या कौन बंदा मतलब क्या क्वालिफिकेशन होगी। द पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड is specified and the qualification of the chairman and member of the commission, ठीक है? ठीक है, स्पेसिफाइड। आवाज आ रही है? ठीक, तो ठीक, Parliament has specified the qualification of the chairman and the member of the commission. The chairman should be a person of having experience in the public affairs. ठीक है? For other members should be selected among the following। चार जो मतलब उसको क्या उसको दिया है क्वालिफिकेशन की, पब्लिक अफेयर्स में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना? चेयरमैन को पर्सन होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर्स में जिसको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उसको वो दिया है, ठीक है?
पब्लिक स्फीयर में इसको किसको एक्सपीरियंस होना चाहिए? चेयरमैन को। चेयरमैन के लिए ये बता दिया है। और जो है पब्लिक स्फीयर में एक्सपीरियंस की बात कर दी गई है चेयरमैन एंड द मेंबर के लिए। तो यहाँ पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस और 4 अदर मेंबर जो उसमें क्या-क्या दिया है देखो, पहला जो दिया है, अ जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। यानी क्या तो जज ऑफ हाई कोर्ट हो या उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन को अपॉइंट किया जा सके जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना? एक तो ये बात करी। दूसरा, अ पर्सन हैविंग हैज स्पेशल नॉलेज इन द फाइनेंस एंड द अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंटिंग के बारे में उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो या फाइनेंस और अकाउंटिंग के बारे में वो हो। चौथा बंदा ये, तीसरा बंदा उसको स्पेसिफाई किया है कि फाइनेंशियल मैटर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंशियल में उसका एक्सपीरियंस हो और स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। चौथा ये है। तो इस तरह के बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं आप, जो और मेंबर हैं। बाकी चेयरमैन को पब्लिक स्फीयर में अगर नॉलेज है तो वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये मतलब कुल दिया रखा है। फंक्शन क्या है इनका? सबसे पहला और वन जो फंक्शन है वही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन ये है कि भाई आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्स टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर और स्टेट। इसको एलोकेशन कितना स्टेट को देना है, कितना पैसा आ रहा है और उसको स्टेट को कितना देना है, इसको वो डिसाइड करते हैं फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ग्रांट कितना देना है, ग्रांट इन एड जो है स्टेट्स को कितना देना है, उसको डिसाइड करने का काम। आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कितना पैसा जाएगा, ठीक है। और मेजर्स, ये जो है द मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ द स्टेट टू बी सप्लीमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। ये रिकमेंडेशन देना इसका मतलब फाइनेंसिस मैटर पे स्टेट को और सेंटर को, उसका इसका ये काम है बेसिकली, ठीक है। और ये जो है मैटर को कहाँ रिफर करता है, बाय और हाँ, कोई भी अगर फाइनेंशियल मैटर का कोई इंटरेस्ट अगर प्रेसिडेंट कोई रिफर करता है तो उसको भी ये देखता है, उस पर रिकमेंडेशन देता है। लेकिन इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये रिकमेंडेशन दे सकता है लेकिन उसको गवर्नमेंट चाहे तो कंसीडर करे, चाहे तो ना। ये एडवाइजरी रोल होता है इसका। इसका जो है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो कंपलसरी नहीं है कि मतलब जरूरी है, इसका एडवाइजरी नेचर होता है, हैंस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा कि है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, सब कुछ है, लेकिन इसका जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, ठीक है ना। नॉर्मली एक्सेप्ट करती है, ऐसा नहीं है कि उसको वो करती है, क्योंकि वो उसी हिसाब से रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। और बस इनका यही मेन फंक्शन है और कोई कोई इसमें वो नहीं है। अभी सबसे पहला आप याद रख लीजिएगा, सबसे पहले केसी नियोगी का नाम याद रखिएगा। केसी नियोगी जो है सबसे पहले चेयरमैन थे। फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया पीसीएस के अंदर, 1951 में बनाए गए थे। 1952 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। 1952 से 57 तक इनकी रिपोर्ट थी। पहला इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर आपका जो है यहाँ से जैसे 11th जो है 1998 से 2000, हम लोगों ने ज़्यादातर एम खुसरू का नाम सुनते थे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। एम खुसरू का नाम सुनते थे बट उनको ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं। हमने पढ़ाई शुरू की जो ट्वेल्थ जो फाइनेंस कमीशन है, यानी जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सी रंगराजन को पढ़ा, फिर विजय एल केलकर को पढ़ा और वाई वी रेड्डी को पढ़ा, फिर एन के सिंह को पढ़ा। तो ये हमारे यहाँ मतलब जो है 15 से 20 तक जो है वो तो वाई वी रेड्डी की ही रिकमेंडेशन चली है। और वाई वी रेड्डी के बाद में ज़्यादातर देखिए जो आरबीआई गवर्नर वगैरह होते हैं ना, उन लोगों को बना दिया जाता है फाइनेंस कमीशन। रिटायर्ड जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनको बना देते हैं। और अभी आपको पता है कि जो है एन के सिंह है, आप लोगों का आपकी बुक में दे रखा होगा एन के सिंह, ठीक है ना। एन के सिंह की जो रिकमेंडेशन है वो 2020 से 25 तक चलेगी, ठीक है ना, ठीक है। गलत दे रखा है, 25 दे रखा है ना, 2020 से 25 दिया है, 26। हाँ ठीक है, 25-26 तक एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेड लिखा होगा ना। 5 साल के लिए होती है ना रिकमेंडेशन, ठीक है। तो वो मतलब 5 साल के लिए मेनली होती है। तो 15 से 20 है, तो 20 से 21 है, 21 से 25 होगी, है ना। तो वो ये बेसिकली रहती है। तो ये तो यहाँ पे आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है और आर्टिकल 280 के रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। बस इतना आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? फाइनेंस कमीशन में कुछ और नहीं है, बस ये 2 बातें याद रखनी है। आर्टिकल याद रखना है और फाइनेंस कमीशन का नेचर एडवाइजरी है, ये याद रखना है। और फाइनेंस कमीशन जो है वो मतलब बस एडवाइजरी नेचर है। उसको बनाएगा कौन? उसको उसमें से क्वालिफिकेशन सिर्फ इतना है कि भाई कोई मतलब ज़्यादातर आरबीआई के गवर्नर को चेयरमैन बनाया जाता है, ज़्यादातर ऐसा किया जाता है, लेकिन वो उसमें कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर ही हो। बाकी 4 लोगों की मेंबर की क्वालिफिकेशन याद रखिएगा। मेन फंक्शन जो है वही डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टेट का कितना पैसा देना है, वही सब बातें हैं। तो ये हो गया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी, अब इसका आर्टिकल